नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9 और टक्कर में मैं हाजिर हूं आज की बड़ी खबरें लेकर। महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद महाअघाड़ी गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। ओवरऑल इंडिया अलायंस में दरार पड़ती हुई दिख रही है। उद्धव गुट अपनी हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहा है। उसका कहना है कि कांग्रेस ने जिद करके ज्यादा सीटें तो लड़ी, लेकिन अधिकतर सीटों पर उसको हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच अखिलेश यादव ने एक साक्षात्कार में कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई है। तो ममता बनर्जी की पार्टी भी कांग्रेस के साथ चलने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्यों गठबंधन करने वाली पार्टियों का मन कांग्रेस से खट्टा हो रहा है। आज इसी पर जोरदार पॉलिटिकल टक्कर होगी। हार पर हार, विपक्ष में दरार, या फिर कहें तो हार पर हाहाकार। तो टक्कर में आज इसी पर बात होगी और इसी पर एनालिसिस होगा। रांची में विपक्ष ने एकजुटता दिखाने की भरपूर कोशिश की। एक मंच पर कई दिग्गजों का मेला जुटा, लेकिन महाराष्ट्र और यूपी में हार के बाद कुछ बड़े साइड इफेक्ट भी साफ दिख रहे हैं। पहली बड़ी दरार कांग्रेस और टीएमसी के बीच दिखी है। हंगामे के चलते संसद ठप है, लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी संसद चलाने के पक्ष में है। टीएमसी ने साफ कहा है कि कांग्रेस के एक तरफा फैसले मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। वहीं कांग्रेस भी टीएमसी को कोस रही है। तृणमूल पार्टी, सबसे बड़ी बात है कि पहले वो नेशनल पार्टी की दर्जा मिले थे, लेकिन अब घटकर आ गया क्षेत्रीय दल में। ये तो पहले डिमोशन हो ही चुकी है। सपा ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में ही कांग्रेस से कन्नी काट ली थी। अब महाराष्ट्र में नई चर्चा उठ रही है उद्धव गुट की। आघाड़ी से यह गुट अलग हो सकता है और केजरीवाल की पार्टी भी कांग्रेस से किनारा कर चुकी है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन में कांग्रेस के लोग और कॉन्फिडेंस में थे। शिवसेना को गिनने को तैयार नहीं थे, राष्ट्रवादी को गिनने को तैयार नहीं थे। ये तो स्थिति है। चुनावी नतीजों का एक और साइड इफेक्ट दिख रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव में धांधली करवाई है और इससे ध्यान भटकाने के लिए संभल जैसी घटनाएं भी हो रही हैं। रामगोपाल यादव तो संभल और अजमेर शरीफ का मुद्दा उठाकर सीधे जजों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये संभल को लेके नहीं हो रहा है, ये एक धर्म विशेष के लोगों की तुष्टीकरण करने के लिए संभल का बहाना बना करके विपक्ष संपूर्ण है। लेकिन इस सारी सियासत के बीच कांग्रेस के लिए डबल मुसीबत है। पहली मुसीबत ये कि जनता साथ नहीं है और दूसरी मुसीबत ये कि साथी भी साथ छोड़ते दिख रहे हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हार पर हाहाकार। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। साथियों पर भारी कांग्रेस की यारी का विश्लेषण। महाराष्ट्र चुनाव 2024 कांग्रेस के साथ आने के बाद शरद राव पवार और उद्धव गुट का सबसे बुरा हाल है। बीजेपी के साथ आने से शिंदे और अजीत गुट की बल्ले बल्ले है। दोनों की नैया तर गई है। और तो और अजीत पवार को तो सीटें बीजेपी की वजह और शिंदे सेना की वजह से आई है, ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस ने डुबाया तो बीजेपी ने उभारा। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 16%, उद्धव का स्ट्राइक रेट 21%, शरद गुट का स्ट्राइक रेट 12% है। यानी कांग्रेस से बेहतर उद्धव गुट का स्ट्राइक रेट है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 87%, शिंदे गुट का स्ट्राइक रेट 69%, अजीत गुट का स्ट्राइक रेट, अजीत पवार का स्ट्राइक रेट 66%, यानी इनकी पार्टीज का स्ट्राइक रेट। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। कांग्रेस आप साथ आए दोनों दलों का स्ट्राइक रेट 0% रहा है दिल्ली के लोकसभा चुनावों के अंदर। लोकसभा चुनावों के अंदर एक आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज करा आम आदमी पार्टी ने
और वो कांग्रेस के साथ आई। हालांकि साल 2013 में भी किया था, लेकिन इस बार बड़ा आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज किया और उसका सीधा सीधा खामियाजा हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी को शायद लगता है कि विधानसभा में इसका खामियाजा नहीं होगा। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है, लगातार तीसरी बार 7 सीटों पर बीजेपी के सांसद जीत के आए हैं दिल्ली के अंदर। आइए बढ़ता हूं मैं आगे। कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की पार्टी का बुरा हाल। आरजेडी का स्ट्राइक रेट 17% रहा है। विपक्षी गठबंधन को मात्र 9 सीट मिली है। 40 में से 30 सीटें एनडीए ने जीती है और स्ट्राइक रेट लगभग अगर हम बीजेपी का करें और चिराग का स्ट्राइक रेट करें तो वो 100% है और जेडीयू का स्ट्राइक रेट 75% आया है। ये कितना बड़ा अंतर है कांग्रेस के साथ जाने वालों का और बीजेपी के साथ जाने वालों का। 2017 का यूपी चुनाव आपको याद होगा, 2 लड़कों की जोड़ी मात्र 54 सीट जीत पाई और बीजेपी ने बम्पर 325 सीटें अलायंस के साथ जीती और 312 स्वयं जीती थी साल 2017 में जब मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ था। अब मैं बढ़ता हूं आगे। हरियाणा, सीधी लड़ाई की मैं बात कर लेता हूं। सीधी लड़ाई वाले हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कांग्रेस की बुरी हार हुई है, यानी वहां पर बुरी तरह कांग्रेस पार्टी हारी है। बड़ा सवाल यह है, क्या कांग्रेस पार्टी के साथ जाने से गठबंधन के साथियों की लुटिया डूब रही है? मैं सीधा यही सवाल को मैं ओपन करता हूं और मेरे साथ आइए मिलवा देते हैं कौन कौन है मेरे साथ आज की इस चर्चा में। हरेंद्र मलिक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के और प्रवक्ता भी हैं। वारिस पठान हैं, वरिष्ठ नेता हैं एआईएमआईएम के, उनका अभिनंदन है। जयेश वानी हैं, शिवसेना उबाटा के नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में मैं आपसे जयेश वानी आज की शुरुआत करता हूं। ये आपके तमाम नेता, शिवसेना के कई नेता, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो विधान परिषद में, वो सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से ये हालात हो गए। और अखिलेश यादव जी ने भी आज एक पॉडकास्ट किया है और उसमें कहा है कि कांग्रेस अब समाप्त है। जवाब किस चीज का चाहिए आपको? सवाल क्या है आपका? मेरा शिवसेना पे सवाल है। शिवसेना हाँ? पे सवाल है। शिवसेना और कांग्रेस के अलायंस में क्या आपको लगता है कांग्रेस की वजह से आपका नुकसान हुआ? इसका जायजा लेना अभी चल रहा है। उद्धव ठाकरे साहब पिछले 2 दिनों से लगातार जीते हुए हमारे जो उम्मीदवार है वो और जो हारे हुए उम्मीदवार है उनसे, दोनों से बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने अभी विश्लेषण में देख रहा था आपका, तो मुझे थोड़ा सा अचरज हुआ। मुझे ये लग रहा था ये मैं विश्लेषण देख रहा हूँ या बीजेपी के लिए लाइजनिंग देख रहा हूँ, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था। मतलब कांग्रेस के साथ किस तरीके से विरोधी विपक्षी दल किस तरीके से फेल हो रहे हैं और बीजेपी के साथ जाते हैं तो कैसे बल्ले बल्ले होती है, इस तरीके का अगर विश्लेषण होगा तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों के साथ ये थोड़ा सा अन्यायकारक होगा। मूल मुद्दा तो ये है कि अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे, इन्हें खासा इतिहास में इंटरेस्ट है, तो हो सकता है वो मेरे बात से इत्तेफाक रखेंगे कि 1857 का जब स्वाधीनता समर हुआ था तब अंग्रेजों के साथ भी लड़कर भारतीय लोग हारे थे। तो हारने का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत हो, हारने का मतलब ये नहीं होता कि आप उचित नहीं हो, हारने का मतलब ये नहीं होता है कि आप असत्य हो। कभी कभी तो होता है ना, अंग्रेज भी जीते थे, पोर्तुगीज भी जीते थे इस देश में आके। प्लासी की लड़ाई भी हम हिंदुस्तानी हार गए थे, मुगलों के साथ भी लड़ाई हिंदुस्तानी हार गए थे। इसका मतलब हम गलत नहीं है सर, ऐसा है, समय साथ नहीं है, समय का तकाजा है और वक्त बदलेगा। 2 एमपी थे, 2 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी से, आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो वो नंबर्स मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है आप किस विचारधारा के साथ खड़े हो। ठीक है मिस्टर वानी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी एमपी जी, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड। लेकिन आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जो आपके नेतागण कह रहे हैं कांग्रेस की वजह से आपकी स्थिति खराब हुई है, नहीं तो बेहतर होती। अगर उद्धव का चेहरा होता, उद्धव जी का चेहरा होता तो बेहतर होती। उस पर आपने अपनी राय नहीं दी। 20 सेकंड आप बोलना चाहते हैं तो हमारे नेता ने कहने के, हमारे जब नेता कह रहे हैं अमित जी, तो आपको क्या लगता है मुझ जैसे छोटा सा एक सिपाही अपने नेता को विरोधाभासी स्टेटमेंट देगा? ये आपको उम्मीद है मुझसे? नहीं, मेरे मुझे को नहीं आपसे, लगता मैं है। तो प्रश्न ये बात पूछ रहा तो हूं मैं तो आपसे। खुद, मैं बतौर शिवसैनिक तो मैं मानता हूं अमित जी कि अगर उद्धव साहब का चेहरा होता, बार बार उद्धव साहब ये कह रहे थे कि आप मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे को, किसी भी चेहरे को आप आगे लाइए, आप में से किसी को लाइए, मैं समर्थन देता हूं। ये तो खुले मंच पर उद्धव ठाकरे जी ने कहा था। तो हमारा तो कहना है कि अगर उद्धव ठाकरे अगर चेहरा होते तो हमारे नतीजे कुछ और ज्यादा अच्छे हो सकते थे, बिल्कुल अच्छे हो सकते थे। ओके, तहसीन सुधांशु एक मिनट होल्ड करिए। तहसीन कुछ कहना चाह रहे हैं, तहसीन पूनावाला। देन आई विल गो टू बोथ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
अमित जी, आपकी अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मैंने जयेश भाई की बात सुनी, बहुत ही अच्छे मेरे मित्र है, बहुत ही काबिल शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के प्रवक्ता है, लेकिन ये बात में कोई सत्यता नहीं है कि अगर माननीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री का चेहरा होते तो परफॉर्मेंस अच्छा होता। देखिए अमित जी, माननीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री होते हुए पुलिस उनके विधायकों को गुजरात ले गई, उनके पार्टी का नाम सिंबल सब चले गया। देखिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के पास कोई कोर वोट नहीं था। उनका जो हिंदुत्व का वोट था वो भाजपा के साथ चला गया था, जो उनका मराठी मानुस का वोट था वो एकनाथ शिंदे जी के साथ चला गया था। वो खुद डिपेंडेंट है कांग्रेस के कोर वोट पर। इस वोट के अंदर डिवीजन क्यों हो गया? दो कारण से डिवीजन हो गया। लोकसभा में पोलराइजेशन नहीं हुआ, यहाँ पर पोलराइजेशन हो गया महाराष्ट्र के अंदर। उसके कई कारण में एमबीए के कुछ ऐसे फैक्टर्स, एक मोहतरमा और उनके शौहर जो चले गए, एक मौलाना के पास, बहुत से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से पोलराइजेशन हुआ। दूसरा एक जो फैक्टर था जिसके कारण हम हारे, कि मुसलमानों को जो वोट करना चाहते थे एनडीए को, उनको भरोसा नहीं था शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप पर। मैं आपको डेटा के साथ, मैं डेटा का आदमी हूं अमित भाई, आप डेटा देखिए। दिल्ली से जब से बाला साहेब ठाकरे जी के पोते नवाजिद चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर मिलिंद देवरा जी को 25% मुसलमान वोट मिला। अगर बाला साहेब ठाकरे के पोते जीते, वो इसलिए जीते क्योंकि वहां पर राज ठाकरे जी के कैंडिडेट था, और ना वो हार जाते चुनाव। देखिए आप देखिए लोकसभा में परफॉर्मेंस क्यों इतना अच्छा था? क्योंकि राहुल जी का चेहरा था, क्योंकि राहुल जी मुख्यमंत्री। आप कह रहे हैं कि लोकसभा में परफॉर्मेंस इसलिए अच्छा था क्योंकि राहुल जी का चेहरा था। राहुल गांधी का चेहरा होगा, आपको तो यूपी में तो एक सेकंड तहसीन पूना वाला आप गांधी परिवार के करीबी हैं। मेरा आपसे प्रश्न ये है, वहां राहुल जी का चेहरा था, एक सेकंड, और उत्तर प्रदेश में क्या था? वहां तो अखिलेश यादव की पार्टी जीती 37 सीटें। मैंने खुद अखिलेश जी का इंटरव्यू करा। मैं आपको डेटा के साथ कहता हूँ, माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है समाजवादी पार्टी से, तो बड़े अदब से मैं बड़े आपको डेटा के साथ, मैं डेटा का इंसान। देखिए पीडीए में पिछड़ों में सिर्फ यादव है, जो दलित और दलित है, और जो अल्पसंख्यक है वो तो कांग्रेस के साथ है ना, अल्पसंख्यक और दलित। और उसमें भी लोकसभा में राहुल गांधी जी का चेहरा था। बाई इलेक्शन में क्यों हार होगी? आप सोचिए इस चीज पर। अच्छा, बाई इलेक्शन में हारे क्योंकि वहां अखिलेश जी का चेहरा था, और लोकसभा में जीते क्योंकि राहुल जी का चेहरा था। ओके नाउ द गेम इज ऑन। ओके हरेंद्र मलिक आप ओके जयेश देखिए ये ओके जयेशवानी 30 सेकंड्स। जी, मैं पूनावाला जी से कोई बहस नहीं करना चाहता हूं, बस लेकिन मैं यही कहना चाहता, भले ये करते थे, लेकिन आप कांग्रेस में ऐसा कौन था कि जिसका चेहरा आपके अंदरूनी लोगों को पसंद आता और वो उम्मीदवार हो सकता था मुख्यमंत्री पद का? सबसे जरूरी बात ये। और दूसरी चीज, कोर वोटर अगर कांग्रेस के होते तो विधानसभा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस हमसे अच्छा होता। कोर वोटर हमारे ही पास थे जो कांग्रेस को अच्छी बढ़त दिला पाए लोकसभा में, और यही वजह रही कि हम लोग विधानसभा में आज हमारी पार्टी, हम 3 लोगों में महाविकास आघाड़ी में नंबर 1 की पार्टी है। बस इतना ही। नहीं, मैं इसमें एक डेटा में, इसमें भी डेटा मैंने देखा है। सर नंबर 1 नंबर 2 क्या है? आपकी 20 है, उनकी 16 है। मतलब अब मतलब ये तो कमाल की बात है। टोटल मिलाकर 50 है। अब 50 में नंबर 1 कौन है और दूसरी तरफ 250 है। लेकिन हरेंद्र मलिक एक सेकंड, हरेंद्र मलिक, अखिलेश जी ने एक साक्षात्कार दिया, एक पॉडकास्ट दिया जिसमें बोला कांग्रेस समाप्त है। अभी यहां पर तहसीन है, वो कह रहे हैं कि इसी वजह से लोकसभा में सीटें आई थी क्योंकि राहुल गांधी का चेहरा था। अखिलेश जी का चेहरा तो बाई इलेक्शन में था, वहां पे हार का सामना करना पड़ गया। तो हरेंद्र मलिक भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो वो राहुल गांधी और गांधी परिवार की अनुकंपा से हैं। नहीं, मैं जो मेंबर पार्लियामेंट हूँ, पहले तो पूनेवाला जी को मैं से अनुरोध करूंगा कि वो कम से कम अपने ज्ञान का विस्तार करें, पता करें। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी संघर्ष और संगठन की पार्टी है। वहाँ का संघर्ष संगठन के बलबूते ही हम लोग 37 सीट जीते और आप भी 6 सीट जीते। और जहाँ तक चेहरे की बात है, अगर मैं ये कह दूँ कि बिना अखिलेश जी की सहमति के तो आप कैंडिडेट लड़ा भी नहीं सकते थे, लड़ा नहीं पाए। और उपचुनाव की बात है, चुनाव की हार जीत होती है इलेक्शन में, उपचुनाव में तो इलेक्शन ही नहीं हुआ। मेरे जिले में भी एक चुनाव था, मैं खुद प्रभारी था मीरापुर। जिस प्रकार से वोटर को रोका गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, लठ बजाया गया, लोगों को जाने नहीं दिया गया। कुदरकी में यही हुआ, खैर में यही हुआ।
जिस तरीके का काम हुआ है, लेकिन उससे कहीं मलिक साहब हम अखिलेश लोग जी भी तो कह मेरी रहे हैं। बात सुन लो प्लीज लेट मी कंप्लीट। आई विल लेट यू कंप्लीट सर, आई विल लेट यू कंप्लीट। लेकिन ये अखिलेश सोच साहब- भी नहीं सके, सुन लीजिए पहला। अब देखिए, आप अगर आप ये चाहते हो कि जो आप कहे मैं वही कहूं, नहीं तो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा मलिक साहब, आप मैं जो कहता हूं वो कहे, मेरी आपको बात अपनी सुन बात लीजिए, करने के लिए पूरी बुलाया बात कह रहा है। हूं मैं। लेकिन आप मेरा सुन मेरा लीजिए मेरा भाई प्रश्न साहब। है, मेरा प्रश्न आप है, पहले 20 सेकंड में बात उसका सुन जवाब दे दीजिए। मलिक साहब मेरा एक प्रश्न पहले है। मैं पूरे पहले सवाल का जवाब तो दे दूं। ठीक है, बोलिए, आप हमें 30 तो सेकंड ये बोल ताज्जुब लीजिए। हो रहा कि हम लोकतांत्रिक देश में है या नहीं है। बिल्कुल है सर। हमें कहीं लगा नहीं उसमें। नहीं, जिस तरह लोकतंत्र की मजाक हुई है उपचुनाव में, उसके बाद कोई चर्चा करना नतीजों की तो बेईमाना है। ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया। शुड आई आस्क अ क्वेश्चन हरेंद्र मलिक, देन सुधांशु जी आपके पास आता हूं, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास आता हूं। हरेंद्र मलिक, अखिलेश जी ने जो साक्षात्कार दिया उसमें बोला कांग्रेस समाप्त है, कांग्रेस समाप्त हो गई है। और अब तहसीन कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस समाप्त है तो वो जो वोट लोकसभा में पड़े वो तो राहुल जी के चेहरे पर थे, और महाराष्ट्र में भी राहुल जी के चेहरे पर वोट पड़ गया। जब उद्धव जी का चेहरा आया या शरद राव पवार का चेहरा आया या अखिलेश जी का चेहरा आया तो नुकसान हो गया। मुझे महाराष्ट्र की जानकारी तो नहीं है, पर मुझे उत्तर प्रदेश की जानकारी में जो वोट डले वो आदरणीय अखिलेश जी के नाम पर डले और उन्हीं के चेहरे पर वोट डले, उन्हीं के नाम पर वोट डले। उपचुनाव में जो दशा हुई वो लाठी की वजह से हुई, पुलिस प्रशासन की वजह से हुई। और अखिलेश जी ने क्यों बोला कि कांग्रेस समाप्त है? और अरे भाई, बॉस इज बॉस एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। जो अखिलेश जी ने बोला वो सही बोला। मैंने सुना नहीं क्या बोला, पर जो बोला होगा सही बोला होगा। नहीं, मैं बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई है, ये कहा उन्होंने। मैं कहा अगर आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो कहा वो सही कहा। अब मुझे नहीं पता क्या कहा, पर जो कहा होगा सही कहा होगा। ओके, तहसीन ने भी सुना है उस इंटरव्यू को। तहसीन, सुधांशु, अब मैं क्या करूं, आपस में ही इतना है, वारिस पठान और सुधांशु जी को वेट करना पड़ रहा है। लेकिन सुधांशु, मैं आपके पास आता हूं, मैं आऊंगा तहसीन आपके पास। आप हरेंद्र मलिक जी को जवाब देना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू इज कि क्या आपको लगता है कि राहुल के चेहरे पर वोट पड़ रहा था और बाकियों के चेहरे पर वोट नहीं पड़ा? डू यू एग्री टू दिस थ्योरी? ये आपके लिए बड़ी टेढ़ी खीर है, सुधांशु जी। देखिए, अभी हमारे जो प्रतिद्वंदी दलों के जो प्रतिनिधि बैठे हैं, जिसमें माननीय सांसद भी बैठे हैं और भाई तहसीन भी बैठे हैं, वो वोट जानते हैं अमित जी कहां पड़ रहा था? जो ये कह रहे थे ना, हमारा कोर वोटर ये है और हमारा कोर वोटर वो है। वोट तो कोर वोटर पे पड़ रहा था। उनको इस बात का है कि राहुल जी के चेहरे पे जीते या अखिलेश जी के चेहरे पे जीते। तो मैं दर्शकों को एक बार पुनः याद दिला देना चाहता हूं, लोकसभा में सबसे बड़ी जीत आपको क्या लगता है लोकसभा में क्यों जीती? मैं उसका यूपी में और महाराष्ट्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, में क्यों हार रहे हैं? मैं वो तथ्य आपके सामने आ जाएगा। पहले एक फैक्ट रख दूं, रायबरेली से राहुल गांधी 3,62,000 से जीते। परंतु यदि ये कहा जाए कि उनके चेहरे पे जीते, तो मैं पूछना चाहता हूं, रायबरेली जनपद में कांग्रेस के विधायक 0, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष नहीं, जिला पंचायत सदस्य नहीं और नगर पंचायत नहीं, या तो भाजपा के या सपा के। तो भाई, अगर आप अपने दम पे जीत रहे थे तो आपके कोई ना कोई वहां होने चाहिए। पिछले 5-6 चुनाव समाजवादी पार्टी अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस का समर्थन करती, तब वो जीतते हैं। और ये मेरा एक अनुमान है कि जब राहुल गांधी जी को रिजाइन करना था तो उनके लिए वायनाड की सीट रखना राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा उपयोगी था, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य भी है और दक्षिण भारत से भी है। परंतु उन्होंने रायबरेली रखना और वायनाड छोड़ना इसलिए उचित समझा कि अगर समाजवादी पार्टी अपना विचार बदल देती तो रायबरेली की सीट निकालना मुश्किल हो सकता था। और वायनाड में चूंकि मुस्लिम बाहुल्य और हिंदू अल्पसंख्यक है, इसलिए वहां निकालना आसान था। यह एक सामान्य रूप से राजनीतिक विश्लेषण दिखाई पड़ता। अब यहीं से मैं बताता हूं अमीश जी, ये सारा का सारा जो जीता वो तो कोर वोटर जीता है। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां हुई? असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। राहुल जी तो सिर्फ 3,62,000 से जीते हैं और अखिलेश जी 1,72,000 से जीते हैं। क्यों? सबको पता है, एक प्रचलित धारणा है असम में कि धुबरी मिनी बांग्लादेश है। आइए, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत कहां हुई है? ममन खान 98,000 से जीते हैं, हुड्डा साहब 70,000 से जीते हैं। ये कोर वोटर है ना, जिसको तहसीन भाई कह रहे थे वो कोर वोटर हमारा है। सपा कहती नहीं, वो तो माई है, वो तो MY का हिस्सा है, वो तो मेरा है।
तो अभी हमारे शिवसेना के मित्र जानी जी थे, तो शिवसेना को भी लगता था कि वो कोर वोटर हमारा है, तो इंडी गठबंधन को केवल एक कोर वोटर ने जोड़ रखा था। उस कोर वोटर के अलावा बाकी को तो हरेंद्र मलिक जैसे तहसीन भाई ने कहा कि वो सपा में यादव है और उनके पास दलित है, तो वो कोर वोटर का झगड़ा है। और वो कोर वोटर से सब जानते हैं क्या कह रहे हैं। एक लाइन बस कह दूं अमित जी, जी जाड़े का सीजन आ गया है तो सभी कंपनियां अपना अपना च्यवनप्राश लाती, कहते मेरा एकदम सबसे खालिश और असली है, सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक ये है। तो उस कोर वोटर के आगे दुकानें सजी हुई हैं, भाई तू मेरी तरफ देख, सबसे खालिश और असली वाला समर्थन। ठीक है, ये जो कोर वोटर वाला च्यवनप्राश है, इस पर तो आप जवाब दीजिए ही। लेकिन क्या आपको लगता है, आपने बोला बॉस इज ऑलवेज राइट, यानी आपको भी लगता है कि कांग्रेस समाप्त हो रही है? क्यों समाप्त हो रही है हरेंद्र मलिक कांग्रेस? आपके 3 कारण क्या है, आपका एक्सपीरियंस, अनुभव क्या कहता है? देखिए, मेरा ये मानना है, आपने हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को उद्धृत किया, उनका आपने नाम लिया, मैंने उनका वो बयान नहीं पढ़ा, इंटरव्यू नहीं पढ़ा। मैं किसी बहस में ना बढ़ करके अनुशासित सदस्य होने के नाते यही कहूंगा, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा वो सही कहा। एक सेकंड मलिक साहब, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको। तहसीन पूनावाला लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला ने वो बयान सुना हुआ है। तहसीन पूनावाला, आपने सुना है वो बयान जो अखिलेश जी ने दिया है? जी, मैंने सुना, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है मैंने सुना है। माननीय सांसद जी ने शायद नहीं पढ़ा होगा या देखा होगा, लेकिन मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। देखिए, मैं दोबारा से कहता हूँ, राहुल जी इसलिए वायनाड से लड़े, साउथ इंडिया से, क्योंकि वो वायनाड पे आऊंगा, लेकिन अखिलेश जी ने वो बयान दिया है। वो कांग्रेस ऑब्वियसली अच्छे फेट में तो नहीं लेगी उस बयान को, जो बयान आया है। नहीं, वो ठीक है। अब अखिलेश जी को ये लगता होगा कि कांग्रेस में वो ताकत नहीं है, और ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में वो ताकत नहीं, लेकिन दोबारा से कह रहा हूं, देखिए अमीश जी, आप डेटा को जब आप खुद मान रहे हैं कि वो कांग्रेस में ताकत नहीं है, तो फिर आपने कैसे बोला कि यूपी में राहुल के चेहरे पर वोट था, अखिलेश जी के चेहरे पर वोट नहीं था? मैं वही बता रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। चाहे 2009 के लोकसभा चुनाव थे या इस वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव थे, जब भाजपा के खिलाफ वोट करना है, तब राहुल गांधी के चेहरे पे उत्तर प्रदेश की आवाम इकट्ठा होती है। पीडीए, इसमें से पीडीए का एक बहुत बड़ा हिस्सा अखिलेश जी के पास। आपको लगता है कि वो जो 37-38 सीटें आई, वो जो भाजपा पीछे हुई, वो राहुल गांधी की वजह से थी? हरेंद्र मलिक, ना ओके, और जो सबको भी सीटें मिली। जी, आवाज आपकी कट रही है। हरेंद्र मलिक, पॉइंटेड जवाब आपका इस पे। जी, देखिए, ऐसा है, अगर आदरणीय राहुल जी के चेहरे पर वोट मिली तो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ राजस्थान भी था, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ मध्य प्रदेश भी था, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बिहार भी था, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ हरियाणा भी था। इनमें क्यों नहीं मिली? सारे देश में राहुल जी का था। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस के लोगों ने जहाँ जहाँ साथियों की साथ बेरुखी का बर्ताव किया, चाहे महाराष्ट्र में किया, चाहे हरियाणा में किया, चाहे मध्य प्रदेश में किया, चाहे राजस्थान में किया, हमारे साथ तो इन 4 स्टेट में हुआ है। अगर ये हम लोगों को साथ लेते तो शायद बेहतर स्थिति आ जाती। ये आपको लगता है? सरकार बना जाते, पर ये जरूर है कि सीट बढ़ जाते। मैं लगता भी है, और मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जब कोई अलायंस करता है तो बड़ा मन भी करना पड़ता है। ये फार्मूला नहीं चलता कि जहां हम हैं वो तो हम हैं ही, और जहां तू है उसमें मेरा साझा है, जो मेरा है, जो तेरा वो हमारा है। ये काम नहीं चलता, और कांग्रेस ने यही काम किया। कमलनाथ जी ने यही किया, अशोक गहलोत जी ने यही किया, हरियाणा में यही हुआ, और अब महाराष्ट्र में यही हुआ। यूपी में हम आपके साथ हैं, और बाहर दूसरी जगह आप हमें पैर टेकने की जगह नहीं देते। तो ये तो कहीं ना कहीं ये व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक नहीं है। ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो उनके प्रदेश स्तर के नेताओं को मिसगाइड करके उनसे काम कराते हैं? जी, एक सेकंड, वारिस पठान, ये खेल क्या है? वारिस पठान जी, ये खेल क्या है? खेल क्या है जरा बताता हूं। मैं आपके हर खेल का जवाब देना चाहता हूं। कोर वोटरों की बात हुई, मुसलमानों की बात हुई, सारी चीज का मैं जवाब देना चाहता हूं। उसके पहले मैं और एक चीज बताना चाहता हूं, तो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भाजपा के वो भी बैठे हुए सुधांशु जी MP, तो उनके सामने भी बोलना बहुत जरूरी है अमीश भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब किसके मुंह पे वोट गिरा, किसके मुंह पे नहीं गिरा,
ये तो चलता रहेगा, सब देख रहे हैं। मगर आप देखिए देश किस दिशा में जा रहा है, पहला वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है आज की तारीख में। ये भाजपा आरएसएस वाले देश के अंदर क्या कर रहे हैं, अमीश भाई जरा उस पर गौर करिए। आगजनी में ढकेल दिया देश को, पूरी तरह नफरत फैला रहे हैं, पूरी तरह हिंदू मुसलमान तुष्टीकरण। कहाँ जाए, कहाँ लेके जा रहे हैं देश को? क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? अरे आज क्या हो रहा है देश में? 800 साल पुरानी अजमेर शरीफ की दरगाह, 800 साल पुरानी अजमेर शरीफ की दरगाह का सर्वे करने की बात करा जा रहा है। वहां बोला जा रहा है कि दरगाह के नीचे मंदिर है, क्या लेके जाएंगे? अरे मुझे बताइए, सुनिए, जवाहरलाल नेहरू देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे, वहां से लेके नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जो है, सब ने उस दरगाह के ऊपर चादर चढ़ाई है, सब ने वहां की मान्यता मानी है। मगर फिर भी क्यों चाहते हैं देश के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट करना? ये रे आप सोचिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे आया तो सुधांशु जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोर वोटर कोर वोटर। तो कोर वोटर के उसी वक्त भी बोल रहे थे कि ये जो ऑर्डर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, इससे पूरे देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 को मानना पड़ेगा, संविधान को मानना पड़ेगा। मगर क्यों लोअर कोर्ट इसको नहीं मानती? क्यों सर्वे के सर्वे पे ऑर्डर दिए जा रहे? पहले संभल करा दिया सुधांशु जी आप लोगों ने। जी जवाब किसने बोला था आपको सेकंड सर्वे करने के लिए? वहां पे किसने आदेश पे गोलियां चल गई? कैसे 5 लोग शहीद हो गए, 5 मुसलमान बच्चे शहीद हो गए? कौन खामियाजा भर के देगा उसका सुधांशु जी? ये जिनके चेहरों पे वोट गिर रहे, महाराष्ट्र और यूपी के चुनाव पर भी राय लूंगा, लेकिन आपने बड़े मुद्दे को उठाया, सुधांशु त्रिवेदी का बयान लेते हैं। चेहरा जिसका खिलाफ पूरा देश जा रहा है वो है मुसलमान का चेहरा। नहीं देखिए, ये ऐसे अनर्गल बातें मत करिए कि पूरा देश मुसलमानों के खिलाफ जा रहा है। ये नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओके सुधांशु त्रिवेदी, फिजूल बात आप कर नहीं, ये आपका नैरेटिव है, ये दुकान आप सजाना चाहते हैं, ये देश की दुकान नहीं है। वोट दिया, क्या कर लिया उन लोगों ने? क्यों, किसकी दुकान है ये? किसकी दुकान? देश की इतनी बात होगी, देश की बात करिए, लेकिन आप देखिए मेरी देखिए ये देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। मेरा निवेदन है जो बात बोले वो फैक्चुअली रखे, इसलिए देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, इसीलिए देश का सबसे बड़ा मुद्दे पे बात होगी, देश के सबसे बड़े मुद्दे पे बात होगी। कोर वोटर की बात हो रही है ना, तो उन्हीं कोर वोटरों के साथ क्या जुल्म किया जा रहा है वो भी तो जरा बताओ ना पब्लिक को। कौन बताएगा? हम बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है इस समय की, बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बेहद नाराज है संबल के विषय पे, संबल के मुद्दे को तरजीह ना देने से बेहद नाराज है समाजवादी पार्टी। संबल पर ज्यादा फोकस चाहती है समाजवादी पार्टी, उस पर चर्चा चाहती है। दोनों दलों पे नहीं बन पा रही इस मुद्दे पर आम सहमति, और बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। इसीलिए अखिलेश यादव ने एक साक्षात्कार में कहा कि कांग्रेस अब समाप्त हो चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस तरजीह नहीं दे रही समाजवादी पार्टी को जो सदन में मुद्दे को उठाना है संबल के विषय के अंदर। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जवाब, क्योंकि वारिस पठान ने भी संबल की बात करी और सपा भी संबल की बात करना चाहती है। सुधांशु देखिए, जो अभी आपने जो ब्रेकिंग न्यूज दिखाई कि सपा इस बात से नाराज है कि संबल को महत्व नहीं दिया जा रहा है। वारिस पठान साहब यहां पर विषय नहीं था, पर अजमेर की दरगाह शरीफ का विषय ले आए। तो मैं जो कह रहा था ना, उस कोर वोटर का एक तीसरा विक्रेता आ गया, वारिस पठान साहब। इनकी पार्टी कहती सबसे बड़ा विक्रेता, अधिकृत विक्रेता उस च्यवनप्राश का मैं ही हूं। अब यहीं पर देखिए एक बात है, जो हरिंदर मलिक साहब ने कहा कि भाई जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारा, जो मेरा है वो हमारा है, ऐसा नहीं चलेगा। बस यहीं पे तो सारी समस्या है। ये जो कोर वोटर है ना, ये किसका है, हमारा है या तुम्हारा है? ये वास्तविकता में स्थिति ये है कि इसकी स्थिति वो हो गई जो, जैसे अखिलेश जी ने यदि ये कहा है कि समाप्त हो गई है कांग्रेस पार्टी, तो इसको मैं हिंदी की पुरानी फिल्में जो होती थी 70, 80 और 90 के दशक तक की, उसमें क्या होता था कि एक लड़की हीरोइन होती थी और उसका आशिक जो है वो समाप्त हो जाता था, तो फिर दूसरा आशिक आ जाता था, कुछ समय के बाद पुराना आशिक लौट आता था, तो लव ट्रायंगल हो जाता था, बड़ी मुसीबत हो जाती थी, ये पुराना वाला आशिक सही है कि नहीं। तो ये वोट पहले कांग्रेस का था, अब कांग्रेस को समाप्त मान लिया गया उत्तर प्रदेश में, अब नया आशिक हो गई समाजवादी पार्टी। अब इन 2024 के चुनावों में पुराना आशिक फिर से आके खड़ा हो गया, और ये तीसरा आशिक हैदराबाद वाला तो खड़ा ही हुआ है। अब वो ऐसा फंस गई है, जिसे कहावत होती है ना, रजिया फंस गई गुंडों में, इसको मतलब अक्षरशः न लिया जाए, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मगर वो ऐसा लव ट्रायंगल बना है कि समझ ही में नहीं आ रहा है। तीनों अपना अपना दावा कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है मैं तेरा आशिक पुराना तो देख, तो सपा कहती है अरे मेरा कारनामा तो देख, मैंने क्या क्या किया, मैंने तो गोलियां चलवा दी थी। तो ये वारिस पठान कहते हैं मेरा खानदानी घराना तो देख, हम तो तुम एक ही खानदान के हैं, बाकी तो सब बाहर के हैं।
ये समस्या आकर यहां ओके ओके, ये आशिक, तो कौन आशिक है और कौन नया आशिक है और कौन पुराना आशिक है? हरेंद्र मलिक जी, और ये इसलिए एक लाइन, अभी जी एक लाइन जी एक लाइन आप बोल लीजिए, देन मलिक साहब लोग। इसलिए इन तीनों आशिकों को, इसीलिए इन तीनों आशिकों को सिर्फ, एक मिनट वारिस पठान साहब, एक लाइन और बोल दूं फिर आप बोलिएगा। इन तीनों आशिकों को गीता का ज्ञान समझना चाहिए। जो कल तुम्हारा था, किसी और का था, आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। क्यों चिंता करते हो? कल ये आपके लिए भी गीता का ज्ञान है सुधांशु जी, ये गीता का ज्ञान आपके लिए भी है। आज सत्ता आपकी है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की हो जाएगी। ये आपके लिए भी वैसा ही है, ये सबके लिए, ये हमारे लिए भी, सबके लिए। गीता का ज्ञान तो सबको मानना चाहिए, अच्छा ज्ञान है वो, वारिस को भी मानना चाहिए और आपको भी मानना चाहिए और हरेंद्र जी को भी मानना चाहिए। हरेंद्र मलिक, इसीलिए प्रधानमंत्री विदेश जाके अमेरिका के राष्ट्रपति को गीता ही भेजा। हरेंद्र मलिक, तो कौन किसका आशिक है और कौन कितना पुराना आशिक है? आप सम्मानित हो, आप सम्मानित हैं और बड़ी पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप आशिक की बात कर रहे हो, संभल की बात कर रहे हो, और समाजवादी पार्टी के सामने सवाल देश को बचाने का है, संविधान को बचाने का है। क्या संभल में जो हो रहा है संविधान सम्मत है? क्या जो काम चल रहे हैं संविधान सम्मत है? चुनाव में जो हुआ वो संविधान सम्मत है? हम केवल ये चाहते हैं कि देश का राज संविधान के मुताबिक चले। लोक राज लोक लाज से चलता है, केवल वोट का व्यापार नहीं हम लोग करते। आप से अपेक्षा नहीं थी कि आप ऐसी बात कहेंगे। आप वोट का व्यापार कर रहे हो। हर आदमी गिनती जानता है, गिनती में कौन ज्यादा है ये भी जानता है, किस धर्म को मानने वाले ज्यादा हैं, किस जाति के धर्म को मानने वाले ज्यादा हैं। पर अगर ये देश बचेगा तो सब बचेंगे। अगर आप धर्म के नाम पर संविधान को तोड़ने का काम करेंगे, पर मलिक साहब, योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो मैं आप कहां बचेंगे? बटोगे तो कटोगे, योगी जी कहते हैं। कौन कहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी। मैं ये कह रहा हूं, आपने इससे पहले कभी किसी प्रदेश के, किसी भी प्रदेश के, किसी पार्टी के सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐसे भाषण सुने हैं? आपने सुने हो तो आप बता दो, मेरा ज्ञानवर्धन कर दो। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, सवाल जो है संविधान का सवाल है, संविधान का सवाल है। सुधांशु त्रिवेदी, वारिस पठान और हरेंद्र मलिक कह रहे हैं ये संविधान का सवाल है, अक़लियतों का सवाल है। हरिंदर मलिक साहब, आपने कहा कि किसी मुख्यमंत्री के ऐसे वक्तव्य सुने हो, तो मैं बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने मार्च 2017 में यूपी चुनावों के दौरान कैंटोनमेंट, लखनऊ कैंटोनमेंट विधानसभा में सभा स्थल पे खड़े होकर बोला था कि मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकता था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे। ये नहीं कहा कि पुलिस कार्रवाई में मर गए थे, 16 हिंदू मरवा दिए थे। ऐसा नहीं, मरे तो सैकड़ों लोग थे, पर 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। अरे सुनिए सर, अपनी बहू के चुनाव प्रचार में कहा था, ये ऑन रिकॉर्ड है, कहीं कोई इसमें किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। और सुनिए, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला था ढांचा गिरने के बाद कि मैं बाबरी सर, मैंने डेट के साथ बोला है, मार्च 2017 लखनऊ कैंटोनमेंट, और जब अपर्णा यादव आपकी पार्टी से चुनाव लड़ रही थी, उनकी चुनावी सभा में बोला गया था, हवा में नहीं बोला है मानवर। आप राजनीति में नहीं थे। अगर उस समय ये सब कुछ ना होता तो आप देश को उसी समय जलाते होते। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अरे सुनिए, अब और सुन लीजिए, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभाल लिया था स्थिति को। मैं आप कह रहे हैं, आपने एक सेकंड, हरेंद्र मलिक आप कह रहे हैं कि जो 16 कार सेवकों की हत्या जो मरे थे, जो सरयू लाल हुई थी, अगर वो ना होता तो देश जल जाता। ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा हत्या हुई थी। मैं कह रहा कि उस समय इतना बड़ा मूवमेंट आपने खड़ा कर दिया था, अगर स्थानीय सरकार सख्ती ना करती तो कुछ भी हो सकता था। नहीं तो आप कह रहे देश जल जाता अगर इनको नहीं मारा जाता मामला। ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। मलिक साहब, मैंने ये नहीं कहा मारा जाता। अब मलिक साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, अगर सख्ती ना होती मलिक साहब तो कुछ भी हो सकता था। मैंने मारने की बात नहीं कही। ओके, एक मिनट मैं मारने की बात कही थी। आप क्यों अपने शब्द मेरे उन्होंने सीधे सीधे मारने की बात कही थी। और दूसरी बात, मलिक साहब, ये सच है कि मैं राजनीति में नहीं था, मगर मैं चुनौती के साथ आपको डेट कोट करता हूं। कार सेवा थी 30 अक्टूबर 1990, गोलियां 30 अक्टूबर 90 को उतनी नहीं चली हैं। 2 नवंबर 1990 को कोई कार सेवा नहीं थी, भजन करते हुए कार सेवकों के ऊपर सीधे गोली मारी गई है।
हजारों लाशें उस दिन गिरी हैं। क्यों गिरी? आपकी तो क्योंकि देखिए, 30 अक्टूबर 1990 में भारतीय करोड़ों जनता की दर्शकों ये ने कहता फितरत हूं, है। रात को आज 9:45 34 बजे साल बाद आकाशवाणी और आप- दूरदर्शन ने आप महोदय 34 अपनी बात साल पूरी कर बाद लेने आज दें, उसके उस बाद आप चर्चा बोलिएगा। कर रहे मैं तो हैं। छात्र था उस मैं समय। तो भाई खाते नहीं रखता तारीखों अरे के। भाई अब ये क्या तरीका है? आप पहले छात्र करें थे, गलत, मैं अब MLA जब था मैं उस फैक्ट समय। कोट करने लगता हूं तो आप डिस्टर्ब करने और लगते मैं हैं। तीसरी बार का आप तो MLA था सीनियर उस व्यक्ति समय। हैं, ऐसा ना करिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं तीसरी बार का MLA था, पर मैं ये कह रहा हूं कि हम खाता वही तो रखते नहीं किस दिन क्या हुआ, पर हमें ये पता कि प्रदेश नहीं देश बचा लिया था आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने, और स्थानीय अरे मैं वही अधिकारियों कह ने, रहा नहीं हूं, तो देश हरिंदर ना ठीक बचा। है, मलिक साहब, एक करके आप दोनों हरिंदर माननीय मलिक सांसद हैं साहब, और दोनों रिस्पेक्टेड है मेरे लिए। हरिंदर मलिक ओके, साहब, सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड आपके, फिर देन हरिंदर हरेंद्र मलिक मलिक। साहब, आप MLA थे, मगर मैं डेट वाइज कोट कर रहा हूं। 30 अक्टूबर को शाम को 8:45 बजे और 9 बजे दूरदर्शन आकाशवाणी ने कहा कुछ नहीं हुआ, और 31 अक्टूबर की सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स ने गुंबद पे चढ़े हुए कार सेवकों की फोटो निकाल दी। उसके बाद खिसियाकर मुलायम सिंह सरकार ने 2 नवंबर को गोलियां चलवाई। इसीलिए मैं डेट के साथ कोट कर रहा हूं। सर ये पुलिस की प्रोसीडिंग और कोर्ट की प्रोसीडिंग में नोटेड है, आपको नहीं याद होगा, मुझे डेट बाय डेट याद है। और 29 और 30 अक्टूबर को जो नाकेबंदी थी यह 1942 के आंदोलन में नहीं हुई थी। लखनऊ आने वाली सारी ट्रेनें रद्द, सारी फ्लाइट रद्द, सारी बसें रद्द। ओके ओके, वारिस पठान कुछ कहना चाह रहे, वारिस पठान कुछ कहना चाह रहे, वारिस पठान, वारिस पठान कुछ कहना चाह रहे, हरेंद्र मलिक भी कुछ कहना चाह रहे। एक सेकंड सुधांशु 30 सेकंड एंड हरेंद्र मलिक 20 सेकंड एंड वारिस पठान जी। हरेंद्र मलिक एसपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सुधांशु जी, अरे देखिए छाछ बोल रहे, सब बोल रहे, छलनी बोल रहे, जिसमें 72 छेक। आपने तो किसानों के लिए ऐसी बाढ़ लगा दी थी जो इतिहास में भूतो ना भविष्य थे। आपने तो किसानों के आंदोलन पर ड्रोन से गोले छोड़ दिए थे। आप लोगों का योजनाबद्ध तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाया, मंदिर भी वही था, मस्जिद भी वही थी, कुछ नहीं हो रहा था। आपने देश को बांटने का काम किया, और उस समय आपको यह भी जानकारी है कि स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था कायम रखना जरूरी था, इसलिए कानून व्यवस्था जरूरी। परंतु आप किसान आंदोलन का क्या जवाब देंगे? आपने 750 किसान शहीद कर दिए। ठीक है वारिस पठान, ओके वारिस पठान, एक सुधांशु मैं आपको मौका दूंगा। पहली बार ऐसा देखा मैंने। ओके लेट्स लेट मी वारिस पठान। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं लिखा। जी मलिक साहब आपका शुक्रिया। मलिक साहब कर सके। जी मलिक साहब आपका शुक्रिया हमें समय देने के लिए। लेकिन वारिस मेरा पॉइंटेड सवाल है आपसे, वारिस मेरा पॉइंटेड सवाल है आपसे, सीधा सवाल है, महाराष्ट्र में जो हुआ क्या उसमें मुसलमान वोटों की दरकार थी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो उबाटा हो? देखिए अमीश भाई, महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर तो हमने कहा था ना कि फ्री एंड फेयर पोल होना चाहिए, मगर वो कहीं भी हमको नहीं दिखा फ्री एंड फेयर पोल इलेक्शन होता हुआ। हमने काफ़ी कंप्लेंटें करी इलेक्शन कमिश्नर को, कुछ नहीं हुआ। यही बीजेपी के पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट या जॉइंट सेक्रेटरी है विनोद तावड़े जी, इलेक्शन के पोलिंग के 2 दिन पहले पकड़ा जाते हैं, 5 करोड़ रुपया उनके बैग के अंदर बरामद होता है। उसको तो सुधांशु जी कुछ बोल नहीं रहे, वो तो बात को खा गए। नहीं देखिए, अब आप देने आए थे, 5 करोड़ रुपए के साथ नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं उसके बारे में। 5 करोड़ के साथ नहीं पकड़े गए थे, ये मिसकोट है, ये गलत है, ये अनर्गल आरोप है, और इस पर लीगल नोटिस दिखाया हुआ है, ये गलत है। आप थे क्या? मैं नहीं था, पता है ना, पुलिस की जानकारी थी, उसके अनुसार पता है, उसके अनुसार पता है, उनका लीगल नोटिस आया उसके अनुसार पता है। वहां 9 लाख रुपए मिले किसी कमरे से, तो जरूरी है वो विनोद तावड़े के होंगे? सुनिए, और दूसरी बात, अरे सुनिए, हमने औरंगाबाद के वीडियो दिखाए पब्लिक के अंदर के किस तरह से बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसका भाई पैसे बांट रहा है महिलाओं को। क्या क्या इलेक्शन कमिश्नर ने उसके बारे में आरओ को लेटर लिखा। अरे एक AI जनरेटेड वीडियो निकाल के डाल दिया मेरा, जिसमें अंदर बताया कि हम समाजवादी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या क्या उसके बारे में इलेक्शन कमिश्नर ने क्या करा, ये खाली एक FIR लेकर रख दिया। केस टू केस की बात अभी हम इस बड़े कार्यक्रम में नहीं कर सकते, वो तो इलेक्शन और उसके बाद आपको तो पता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आपको तो पता है पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में। सुधांशु त्रिवेदी आप बोल, अरे सुधांशु जी तो संविधान को मानते ही नहीं, तो उनसे सवाल क्यों करते हो आप? संविधान को मान रहे होते तो अभी बोलते क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक आज भी एग्जिस्टेंस में है, जो पार्लियामेंट में सदन में पास हुआ है, जहां के वो राज्यसभा के मेंबर है, वहीं पर पास हुआ है ना ये कानून। उसको क्यों नहीं मानते? अगर वो वाकई में संविधान का पालन करते हैं। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी बात करते हैं, उनको धज्जियां उड़ाना, दिल्ली संविधान की धज्जियां उड़ाना, उनको सर्वे करवाते रहे, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप में पूरी तरह से आ गया था कि 15 अगस्त 1947 तक जितनी भी है। ठीक है, यू मेड योर धार्मिक स्थल। वारिस जी यू मेड योर पॉइंट, वारिस जी यू मेड योर पॉइंट। ओके सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड। वारिस पठान 2 मिनट आपने बोला। ओके सुधांशु जी, मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत और आग फैलाना चाहते हो देश में,
क्यों देश को बर्बाद करना चाहते हो? अब मैं ये क्यों देश बताना का नाम चाहता खराब हूं। करना चाहते हो? क्यों पोलराइज करना चाहते हो? क्यों देश में हिंदू मुसलमान करके फसाद ठीक है, सुधांशु बोलिए आप। चाहते हो? बताओ, जवाब दे दो सुधांशु भाई। देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं, अब आप शांत हो जाइए, अब मैं जवाब देता हूं आपको। देखिए, इन्होंने कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 में जो स्वरूप था वो नहीं बदलेगा, परंतु सर्वे होगा, इस पर कोई रोक नहीं थी। आपसे कोई वल्दियत कर बदलने को नहीं कह रहा, जिसको बाप मानना है मानिए, डीएनए टेस्ट कराने में क्या समस्या है, पता तो चल जाए असली वल्दियत क्या। इस पे कहीं रोक नहीं 91 के एक्ट में। मगर फिर भी मैं करोड़ों दर्शकों के सामने एक प्रश्न छोड़ता हूं। हिंदुओं के लिए तो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है कि अगर आपको यह लगे भी कि आपका धर्म स्थल भी, आपके धर्म स्थल के ऊपर कोई दूसरा या मस्जिद या कोई दूसरा धर्म स्थल बना है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। और मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड का एक्ट है कि जिस जमीन को कह दे कि ये मेरी है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब जो उनकी हो गई और वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में चलेगा। मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, देखो भाई इन सेकुलर सरकारों ने क्या दिया था तुम्हारे लिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी तुम अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए भी कोर्ट नहीं जा सकते, भले ही तुम्हें लगे कि ये क्या हुआ। और ये 47 से पहले की बात करते हैं, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली गांव में जो 1500 साल पुराना मंदिर है, जहां वो गांव क्लेम जानते हैं किस आधार पर किया गया था कि सन 1572 या 62 में अर्काट के नवाब ने किसी जमाने में वो पूरा इलाका वक्फ के नाम कर दिया था। कान खोलकर मैं सारे देशवासियों से कहता सुनिए, वक्फ बोर्ड एक्ट कहता है कि टाइम की कोई लिमिट नहीं है। वो तो अर्काट का नवाब 1572 में लिख गया तो भी तुम्हारा है, मगर तुम्हारे लिए 1947 से पहले का नहीं है। अपने आप ये दोनों को तौल लो और उसके बाद समझो। इसीलिए मैं पुनः कहता हूं। जी, और बड़ी खबर आ रही है, संभल में एक बड़ा अलर्ट आया है। संभल की घटना से जुड़ी एक बड़ी खबर है, खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है। वहां पर टेररिस्ट अटैक हो सकता है, आतंकी गतिविधियों को एक्टिव होने की आशंका है, माफ करिए, आतंकी गतिविधियों के एक्टिव होने की आशंका है। यह बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ा अपडेट है। ये खुफिया सूचनाओं के अनुसार यह जानकारी मिल रही है सोर्सेज के हवाले से। आसपास के जिलों में पुलिस अलर्ट है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, बड़ा अलर्ट है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पे यह बड़ा अलर्ट है। यह बहुत बड़ी खबर है संभल के इलाके से। मेरे साथ फराज किदवई हैं। फराज किदवई, समाजवादी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस समाप्त हो गई है और कांग्रेस को लगता है कि अखिलेश यादव की वजह से नहीं, राहुल गांधी की वजह से, तहसीनपुरा वाला जो कह रहे हैं, राहुल गांधी की वजह से इतनी सीटें देख रहे हैं आप लोकसभा में। अमीश जी प्लीज मुझे जो भी आपको टाइम देना होगा जरा अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। मुझे सुधांशु जी की बात का भी जवाब देना है और तहसीन भाई की बात का भी जवाब देना है। जी जी, देखिए तहसीन भाई को मैं देखता रहता हूं, ये काफी अच्छे आदमी हैं, लेकिन आज इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया है, जो कि मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का स्टेटमेंट सर्टेनली नहीं है। रही बात कि कौन किसके दम पे है, कांग्रेस जब अकेले लड़ी थी विधानसभा का चुनाव 2022 में तो उसको 2 सीटें मिली थी विधानसभा में, और जब हमारे साथ ये इलेक्शन लड़े तो इनको 6 सीटें मिली एमपी की, सांसद इनके 6 बने। तो आप ये देखिए कि जब हमारे साथ लड़के मिलकर के ये इलेक्शन लड़े तो इनके 6 सांसद हुए। मैं आ जाता हूं सुधांशु जी की बात पे। सुधांशु जी ने अभी बोला कि हम नेताजी का नाम लिया और नेताजी के नाम लेकर के उन्होंने कोई बात कही। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि द हिंदू में 15 नवंबर 2016 को ये खबर छपी थी। इसके हिसाब से इसकी हेडलाइन है, इसमें लिखा हुआ है मुलायम रिग्रेट्स फायरिंग ऑन कार सेवक, और नीचे लिखा हुआ है एसपी सुप्रीमो मुलायम योर 1 मिनट इज डन। ओके, तहसीनपुरा वाला पहले जवाब देना चाहते हैं। तहसीनपुरा वाला फराज किदवई की बात का जवाब, देन सुधांशु त्रिवेदी। तो तहसीनपुरा वाला हाथ जोड़ करके विनती है कि न्यूज़ 18 देखिए, अगर मैं मेरा चांस है तो अगर बोलिए आप, मतलब ऐसी अफवाहें ना उड़ाएं। दूसरी बात, गीता में आवाज नहीं आ रही। गीता में अध्याय 2 श्लोक 47 में लिखा गया है, कर्म कीजिए फल की चिंता ना कीजिए। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी केवल कर्म करते हैं, उनका कर्म है पीडीए को आगे लाना। पीडीए के एक्चुअल जो नायक है वो राहुल गांधी तो अखिलेश जी का नारा है। और राहुल गांधी जी, हाँ, तो इंडिया राहुल गांधी जी का नारा, और इंडिया में पीडीए इंडिया का हिस्सा है, और हर एक वर्ग के नायक राहुल गांधी जी, और जब तक राहुल गांधी जी का चेहरा रहेगा आपको सीटें मिलेगी। इसलिए आप महाराष्ट्र का चुनाव भी हार गए और बाई इलेक्शंस में सपा हार चुकी है। अगर सपा कांग्रेस को सीटें देती उत्तर प्रदेश में जी, ये 9 सीटों में से अगर 3 सीटें दी थी, ये परिणाम अलग होता। अगर सपा कांग्रेस को सीटें दी थी तो परिणाम अलग होते। सुधांशु जी
मैं वापस लूंगा फराज किदवई से रिएक्शन, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, ये चल क्या रहा है इंडिया अलायंस में? देखिए, मेरा मानना है फराज किदवई साहब को भी इस जंग से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने मार्च 2017 लखनऊ कैंटोनमेंट विधानसभा अपर्णा यादव की सभा में बोला। ये आप बोल रहे हैं 2016, तो मैं भी आपको 10 क्लिपिंग दिखा सकता हूं। मुलायम सिंह यादव जस्टिफाइज फायरिंग ऑन कार सेवक, एक द हिंदू की आप 2019 के बता रहे, मैंने 2017 मार्च बोला है, 2019 की खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की, ही जस्टिफाइड। इसलिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए हवा में। मैंने डेट, प्लेस, टाइम कोट करके बोला है, सभा का नाम कोट करके बोला है, और ये दर्जनों बार दिया गया मुलायम सिंह का बयान है। इसलिए इतनी आसानी से आप इससे पल्ला नहीं 2016 का आप दिखा रहे। मैं आता हूं जो तहसीन भाई ने जो तहसीन भाई ने बोला, मैं उसके ऊपर बताना चाहता हूं। सपा और कांग्रेस के अंदर यह बिल्कुल सत्य है कि जब तक सपा नहीं करती है तब तक भैया हम भी दिखा देते हैं, ज्यादा परेशान ना हो आप, तो बहुत है ज्यादा। वक्त एक अंतराल का, लेकिन अंतराल के उस पार टक्कर के थर्सडे एडिशन में एक बड़ी खबर। वेलकम बैक व्यूअर्स, देख रहे हैं आप सीएनबीसी आवाज पर टक्कर का आज का एडिशन। अब वक्त है सत्य और तथ्य का। संभल से लेकर अजमेर तक कोर्ट के आदेशों पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। इसी बीच वक्फ बोर्ड को लेकर भी सियासी माहौल बेहद गर्म है व्यूअर्स। वक्फ बिल पर काम कर रही संसद की जेपीसी का कार्यालय तो बढ़ा दिया गया है, कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, लेकिन वक्फ बोर्ड की मनमानियों की वजह से इसकी असीमित ताकतों पर ब्रेक लगाने की मांग अब और समाज में तेज हो गई है। वक्फ का ताजा कारनामा यह है कि उन्होंने वाराणसी के एक मशहूर उदय प्रताप कॉलेज पर अपना दावा ठोक दिया है। यह कॉलेज 115 साल पुराना है। इसकी स्थापना 1909 में बहराइच के राजा उदय प्रताप सिंह जुदेव ने की थी। 6 दिसंबर 2018 को लखनऊ सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कॉलेज को नोटिस जारी कर पूरी संपत्ति पर अपना दावा ठोक डाला। वक्फ बोर्ड की वकालत करने वालों से यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि वक्फ जिसे चाहे जहां चाहे अपनी संपत्ति घोषित कर दे और पूरा देश का चुपचाप देखता रहे तमाशा। दिल्ली में वक्फ के ने नई संसद की जमीन पर अपना दावा ठोक दिया, बता दिया, तो कर्नाटक के विजयपुरा में किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर दावा ठोक दिया। वहीं तमिलनाडु में 1500 साल पुराने मंदिर पर भी वक्फ ने अनैतिक नजरें थी। हालांकि यह बात और है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ की जमीन ही कब्जा करने का आरोप है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड के पास असीमित ताकतें आई कहां से, यह समझाने के लिए आज आपको मैं एक कहानी जरूर सुनाना चाहूंगा। बात 2014 लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और आचार संहिता लगने से कुछ देर पहले उन्होंने दिल्ली की 123 पौष संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी, उपहार में दे दी। सोचिए लुटियन जोन में संपत्तियां कितने हजार करोड़ की होंगी, ये क्यों दी गई होंगी, इसके पीछे किस वोट बैंक की मंशा होगी। सोचिए एक वोट बैंक के लिए तो संपत्तियां उपहार में दी जा रही हैं और दूसरे से संपत्तियां ली जा रही हैं। ये काहे का इंसाफ है और ये कैसा सेकुलरिज्म है, ये मन में सवाल जरूर आएगा, कौंधिएगा जरूर इस सवाल पर। बाकी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर।